तो क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो अपना चैप्टर चल रहा है फर्स्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक अपने इसके अंदर पढ़ लिए। तो मूलभूत बलों की बात करें, जो नेचर के अंदर मूल बल हैं वो हम सब ने पढ़ लिए हैं। और उसके बाद अब फिर संरक्षण के नियम शुरू कर लिए थे, तो जिसमें से हमने 2 नियम जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। एक ऊर्जा संरक्षण का नियम और दूसरा संवेग संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम वही पुराना नियम है, ठीक है, कभी चेंज नहीं होते, कि ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, केवल हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो किसी भी विलगित निकाय की जो कुल ऊर्जा है, किसी भी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। फिर उसके बाद हमने पढ़े इसके कुछ एग्जाम्पल, कि अगर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो ये गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, लेकिन कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है। फिर अगर एक और एग्जाम्पल की ओर अपने देखें तो वो भी अपने पढ़ लिया था कि अगर सरल लोलक का मतलब जो सिंपल पेंडुलम होता है, जैसे अगर अपने धागे के नीचे कोई एक हल्का सा मतलब कि छोटा सा भारी द्रव्यमान कोई लटकाए, ज़्यादा भारी भी नहीं, नॉर्मल सा, तो वो एक सिंपल पेंडुलम बन जाता है। और अगर उसको हम इधर उधर दोलन करवाएंगे तो हम देखेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। लेकिन तो कुल मिलाकर यहाँ भी दोलन के दौरान कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित ही रहती है। फिर हमने पढ़ा था संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले तो संवेग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो संवेग जो है वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है, और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv। m है अपने पास द्रव्यमान और v है वस्तु का वेग। और संवेग जो है वो एक सदिश राशि है। ये चीज़ें सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल में अपने पढ़ेंगे 11th क्लास के ही अंदर। तो अब देखो, अगर इसके यूनिट अगर आप बनाओ तो ये अपने पास जैसे द्रव्यमान हो गया, तो द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, ओके, और वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो संवेग की यूनिट अपने को क्या मिल जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो देखो, अगर आपको याद हो कि यदि न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम जो था उसमें क्या कहा गया था कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में वस्तु का संवेग जो है वो परिवर्तित नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो बस वही नियम है। कहने का मतलब कि यदि बाहरी बल अनुपस्थित हो तो किसी निकाय का कुल संवेग सदैव नियत रहता है, यानी कि वो परिवर्तित नहीं होता एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में। फिर उसके बाद देखो, इसके भी कुछ एग्जाम्पल अपने किए थे। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि बंदूक से गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक दोनों का वेग 0 होता है। अतः निकाय का मतलब है बंदूक प्लस गोली, यानी कि दोनों को एक निकाय माना गया है। तो अभी हमने फायरिंग नहीं की है, गोली नहीं चलाई है, तो बंदूक और गोली दोनों का ही कुल संवेग अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा, 0। जैसे ही हमने फायर किया, जैसे ही हमने गोली चलाई, तो गोली जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी और बंदूक जो है वो हमारे कंधे को थोड़ा सा मतलब कि रिकॉयल करेगी। रिकॉयल का मतलब होता है कि अपने को एक झटका सा महसूस होगा। तो आप देखोगे कि गोली आगे की ओर चली गई, गोली का द्रव्यमान कम है तो उसका वेग ज़्यादा होता है, और बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका वेग कम होता है। यानी कि ये विपरीत दिशाओं में अपने संवेग को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं कि निकाय का कुल संवेग वापस से क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो संवेग है वो हमेशा संरक्षित रहता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल से भी अपने समझ लिया था कि यदि अपने पास मान लो कोई न्यूक्लियस है और उसका क्षय होता है, नाभिक का, जैसे भारी नाभिक होते हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो 80 से ज़्यादा हो। ये सब बातें आप 12th क्लास में समझोगे, ठीक है। 11th क्लास में ये क्षय के बारे में कोई भी बात नहीं है। तो जब नाभिक टूटता है या उसका क्षय होता है तो जो हल्के कण, भारी कण हैं, जो वो विपरीत दिशाओं में इस प्रकार से जाएंगे कि निकाय का संवेग हमेशा क्या रहे, संरक्षित रहे। तो ये 2 संरक्षण के नियम हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब अपने चलते हैं, थ्योरेटिकल है, अपने को यहाँ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाते हैं ये टॉपिक। ज़्यादा इनको डीप में अभी
फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये सब टॉपिक अपने को डिटेल में ही पढ़ने हैं। ओके, आवेश संरक्षण का नियम। तो अभी हो सकता है कुछ बच्चों को आवेश के बारे में पता हो कि आवेश क्या होता है, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में अपने विद्युत धारा वाले चैप्टर में विद्युत के बारे में थोड़ा बहुत जानने लग जाते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है। तो धीरे धीरे अपने समझने लग जाते हैं। अब देखो, अगर अपने मैं बोलूँ कि किन्हीं दो वस्तुओं को अगर अपने आपस में रगड़ा तो क्या होगा कि उस घर्षण के कारण विद्युत उत्पन्न होती है। ये बात सभी जानते हैं। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट जो हैं अपने आप ही हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि सर्दियों में जैसे मान लो अपने स्वेटर वगैरह उतारते हैं तो एक जो है चिड़चिड़ की आवाज़ सी आती है, यानी कि वहाँ फ्रिक्शन के कारण वो स्पार्किंग सी अपने को दिखाई देगी अगर आप रात में देखोगे तो ध्यान से। उसी तरह से अगर चेयर पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, पैर उसके चेयर के ऊपर है, ज़मीन को टच नहीं हो रहे हैं, तो पीछे से अगर अपने उसको हिट करते हैं, हिट करने का मतलब सूती कपड़े से अगर अपने उसको रगड़ते हैं या मारते हैं तो वो आवेशित हो जाता है। तो धीरे धीरे हमें आवेश के बारे में पता लगने लग जाता है। तो एक्चुअल में जो आवेश संरक्षण का नियम है, नाम से ही पता चल रहा है कि आवेश जो है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित या नियत रहता है। अर्थात वही सेम बात कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यही है आवेश संरक्षण का नियम। अब यहाँ आप बोलोगे कि आवेश को मतलब कि स्थानांतरित कैसे करते हैं। तो देखो होता क्या है, अगर मैं आपको घर्षण विधि से समझाऊं, जब अपने किसी भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रगड़ते हैं तो उस घर्षण के कारण जो कुछ इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो ऊर्जा पाकर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं। अब जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन चले गए, ओके, जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन आ गए वो ऑब्जेक्ट ऋण आवेशित हो जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो ऑब्जेक्ट जो है धन आवेश हो जाएगा। ओके, तो अगर आप सोचो, रगड़ने से पहले कुल आवेश 0 है और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश क्या है, 0 है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। ओके, तो जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से समझते हैं कि जब हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश और सिल्क के कपड़े पर ऋण आवेश आ जाता है। मतलब कि कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ा तो कांच की छड़ पर तो आ जाएगा धनावेश। क्यों आ गया? क्योंकि कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े पर चले गए, जिसके कारण सिल्क के कपड़े पर जो है ऋण आवेश आ गया। लेकिन अभी भी अगर अपने देखें कि इस पूरे निकाय का, निकाय मतलब कांच की छड़ और सिल्क का कपड़ा दोनों मिला करके, ओके, तो निकाय का कुल आवेश अभी भी 0 है। मतलब कि हमने सिर्फ आवेश को स्थानांतरित किया है, ना तो हमने उसको उत्पन्न किया और ना ही हमने उसको नष्ट किया। तो ये 3 नियम संरक्षण के हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम और आवेश संरक्षण का नियम। अब एक चौथा नियम और है जो ये कहता है, उस नियम का नाम है अपने पास कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अभी तक आपने जो है आवेश संरक्षण का नियम पढ़ लिया, तो अब कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की बात हो रही थी। तो उससे पहले मैं आपको संवेग संरक्षण नियम एक बार फिर से दोहराता हूँ। जैसा कि आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि वस्तु के वेग व द्रव्यमान का गुणनफल ये होता है। ओके, इसमें क्या कहता है कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में, अब देखो ये जो संवेग है ये रेखीय संवेग है। अगर वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित हो रही है तो उसका जो संवेग होगा वो रेखीय संवेग होता है। उसी तरह से कोणीय संवेग भी होता है। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार चक्कर पथ पर चक्कर काट रही है, या किसी अक्ष के अनुदिश चक्कर काट रही है, मतलब कि अक्ष के चारों ओर चक्कर काट रही है। अनुदिश मतलब यहाँ पे ये समझ लो आप कि वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर या अक्ष के सापेक्ष चक्कर काट रही है। तो देखो होता क्या है, इसमें कुछ वर्ड आएंगे जैसे जड़त्व आघूर्ण, कोणीय वेग और बल आघूर्ण। ठीक है, तो ये सब अभी आप लोगों के लिए नई बातें हैं, तो धीरे धीरे ये बातें क्लियर होंगी। चैप्टर नंबर 7 जो है इस पूरी घूर्णन गति वगैरह को एक्सप्लेन करता है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझो कि
बाहरी बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब देखो ये सिंपल सी बात हो गई, एक तरह से रट्टा मारने वाली बात हो गई कि सर इसमें तो कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करो थोड़ा समझने की कि बाहरी बल आघूर्ण, तो ये बल आघूर्ण क्या होता है। देखो, अगर अपने किसी भी चीज़ के ढक्कन को खोलते हैं तो हम अपनी अंगुली और अंगूठे से बल लगाते हैं और हम देखते हैं कि अंगुली अगर इस दिशा में बल लगा रही है तो अंगूठा विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो ये एक टाइप का कपल फोर्स बन जाता है जिसे बल युगम भी कहते हैं। एक बल तो लग रहा है ऊपर की ओर, दूसरा बल लग रहा है नीचे की ओर, तब जाके वो वस्तु घूर्णन गति करती है। तो इस बल युगम के कारण वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न हो जाती है। तो इस बल युगम को ही बल आघूर्ण कहा जाता है। ओके, अगर ये बाहरी बल आघूर्ण अनुपस्थित हो तो निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इनटू कोणीय वेग। जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान और रेडियस के स्क्वायर, त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अभी ये थोड़ी सी नई बातें हैं तो थोड़ा थोड़ा कम पता लगेगा इसमें। अभी के लिए फ़िलहाल फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से केवल इतना ही समझो कि बाहरी बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में वस्तु का कुल कोणीय संवेग या निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। ओके, बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का कोणीय संवेग जो है वो नियत रहता है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जैसे गर्मियों के दिनों में बवंडर वगैरह से आते हैं या फिर पानी के अंदर अपने ये कह लो टोर्नाडो वगैरह आते हैं, तो देखा होगा टोर्नाडो ऊपर से जो है वो धीरे धीरे गोल गोल घूम रहे होते हैं और जहाँ से वो स्टार्ट हो रहे होते हैं वहाँ उनकी जो सर्कुलर मोशन होती है वहाँ वो तेज़ी से घूम रहे होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर उनका जो कोणीय वेग तो बड़ा होता है और जड़त्व आघूर्ण कम होता है। ठीक है, और ऊपर वाले लेवल में जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होता है और कोणीय वेग कम होता है, ताकि उनका जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहे। ओके, अभी आपको बताया कि कोणीय जो है ये वेग, ये जड़त्व आघूर्ण जो है I बराबर mr² होता है। इसको थोड़ा मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो, कोणीय संवेग संरक्षण का ये अपने पास होता है कोणीय संवेग जो है जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा के गुणनफल के बराबर, और जड़त्व आघूर्ण होता है mr² के बराबर। ओके, जैसे ये मान लो कोई अक्ष है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी औसत मान लो कोई रेडियस है, त्रिज्या है, और ये इस तरह से घूम रहा है, तो इसका जड़त्व आघूर्ण I बराबर mr² होगा। ओके, और कोणीय वेग जो इसका है वो ओमेगा होगा। मान लो इस तरह से जैसे टोर्नाडोज आते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस लेवल पर जैसे एयर अंदर की ओर आती है, तो इस लेवल पर अब इस पथ की त्रिज्या कम हो चुकी है, त्रिज्या कम हो गई है, तो इसका मतलब इनका जो जड़त्व आघूर्ण है वो भी कम हो गया। लेकिन कोणीय संवेग संरक्षित तभी रहेगा जब ये जो है ऊपर भी एक जैसा कोणीय संवेग हो और इधर भी एक जैसा कोणीय संवेग हो। तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण कम हो गया है, तो कोणीय संवेग को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर जो कोणीय वेग होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ वो तेज़ी से घूमता है। और ऊपर क्या होता है, इसकी रेडियस देखो ज़्यादा है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो ज़्यादा है, क्योंकि r ज़्यादा है तो m×r² भी ज़्यादा हो जाएगा और I भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोणीय वेग कम हो जाएगा ताकि कोणीय संवेग इसका क्या रहे, संरक्षित रहे। तो ये था, हो सकता है ये एग्जाम्पल अभी अच्छी तरह से आपको क्लियर ना हुआ हो। जब 7 चैप्टर करेंगे अपने ऑफलाइन क्लास में तब और भी अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आपने इसमें ये सब याद नहीं रखने। ओके, ये वहाँ अपने आप क्लियर होंगे। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है, बाहरी बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ये था अपना टॉपिक और यही था अपना चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ बेसिक बातें थी कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, और फिर उसके साइंस के प्रयोजन क्या है, स्कोप क्या है। फिर उसके बाद मूलभूत बल पढ़े, अपने प्रकृति के अंदर मौजूद 4 बल पढ़े। फिर उसके बाद कोणीय संवेग के संरक्षण के कोणीय संवेग पढ़ा, रेखीय संवेग पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण पढ़ा और आवेश संरक्षण पढ़ा। तो ये था पहला चैप्टर जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों को आगे डिटेल में डिफाइन किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स।